नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब एक काफ़ी रेप्यूटेड मैगजीन है वर्ल्ड की। ये अलग अलग जैसे रिचेस्ट पर्सन कौन है उनकी लिस्ट देती है। हर चीज़ को मत लिखा करो, मैं बताऊंगा क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो फोर्ब मैगजीन जैसे कौन रिचेस्ट मेल है, कौन रिचेस्ट फीमेल है, रिचेस्ट कंट्री, तो इस तरह की अलग अलग लिस्ट देती है, ठीक है। अमेरिका की एक मैगजीन है ये। तो हमारे लिए बस इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फोर्ब्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसने वर्ल्ड की 10 स्ट्रोंगेस्ट करेंसी लिस्ट दी है, ठीक है। उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी करेंसी वर्ल्ड की स्ट्रोंगेस्ट करेंसी है। तो कुवैती दिनार जो है इज द स्ट्रोंगेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड एज पर फोर्ब्स मैगजीन। सिर्फ इतना लिखना, कुवैती दिनार इज द स्ट्रोंगेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड एज पर फोर्ब्स मैगजीन। कुवैती दिनार का मतलब समझ रहे हो? कुवैती मतलब कुवैत जो कंट्री है हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। तो कुवैत कंट्री की जो करेंसी है दिनार, वो वर्ल्ड में सबसे स्ट्रोंगेस्ट करेंसी मानी जाती है। उसका स्ट्रोंगेस्ट होने का रीजन ये है कि वो करेंसी मैनिपुलेशन नहीं करते बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने तो ये पढ़ा था कि डॉलर रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड की, डॉलर रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड की, सही स्टेटमेंट है। लेकिन डॉलर स्ट्रोंगेस्ट करेंसी नहीं माना जाता, स्ट्रोंगेस्ट करेंसी माना जाता है कुवैती दिनार को। क्यों है स्ट्रोंगेस्ट करेंसी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्या करती हैं, करेंसी मैनिपुलेशन करती हैं। करेंसी मैनिपुलेशन का मतलब है अपनी करेंसी के प्राइस को डिक्रीज और इंक्रीज करना, टू डिक्रीज और इंक्रीज द प्राइस ऑफ करेंसी vis-a-vis foreign currencies, mainly डॉलर। क्या समझ में आया करेंसी मैनिपुलेशन क्या है? अपनी करेंसी के प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज करना बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में। अब कोई करेंसी, कोई कंट्री अपनी करेंसी के प्राइस को डिक्रीज या इंक्रीज क्यों करेगा? फिर बात ये आती है, तो ये करेंसी मैनिपुलेशन दो तरह से होता है। अभी इसको और समझाता हूं मैं। रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन। सुकन्या आप तो बताओ क्या होता है, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। क्या होता है करेंसी मैनिपुलेशन? हाँ, आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, आप इसलिए बता रहे हो। हाँ, उनको बताने दो पहले। ये तो मैंने बता दिया, इनको समझ तो नहीं आया। लेकिन देखो, इसको ऐसे समझो, इंडियन रुपीज की डॉलर के साथ एक एक्सचेंज रेट है कि कितने रुपए दोगे तो एक डॉलर मिलेगा। ऐसे ही हर एक करेंसी के साथ हम लोगों का एक्सचेंज रेट होता है। ये एक्सचेंज रेट किसी पुराने टाइम में एक बार तो फिक्स किया गया था कि भाई इतने डॉलर पे इतने रुपए, इतने रुपए पे इतना चाइना का रेनमेन भी फिक्स कर दिया। बाद में अभी फिलहाल वर्ल्ड में करेंसी एक्सचेंज मार्केट पे डिपेंड करता है। करेंसी एक्सचेंज रेट डिपेंड ऑन मार्केट। मार्केट का मतलब है डिमांड और सप्लाई। आज के टाइम पे इंडिया अगर ये चाहे, जैसे लेट्स सपोज आज रुपए का प्राइस है $80 और इंडिया चाहे रुपया जो है 90 हो जाए डॉलर के कंपैरिजन में, तो उसको सिंपल सा चीज करना है, इंडियन मार्केट से डॉलर को सक कर लेना है। जब डॉलर की शॉर्टेज होगी इंडियन मार्केट में, लोग जाएंगे कि डॉलर दे दो, रुपया ले लो। क्यों? क्योंकि किसी को अपने बेटे की फीस भरनी है बाहर, किसी को बाहर से कुछ मंगवाना है, डॉलर चाहिए उनको। आप जाओगे पैसा लेके कि डॉलर दे दो, डॉलर की कमी है मार्केट में, तो आप क्या कहोगे? भाई 80 में नहीं दे रहे, 90 में दे दो, ठीक है। हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, हमने अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दी। पहले 80 रुपए का $1 था, अब 90 का हो गया।
क्यों करेंगे, उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यू करने से। अब डॉलर के कंपैरिजन में रुपया सस्ता है, ठीक है, तो हम लोगों का जो ट्रेड है ना वो सस्ता हो जाएगा बाकी कंट्री के कंपैरिजन में। ट्रेड सस्ता होगा तो हमारे यहाँ पे ट्रेड ज्यादा होगा। तो इसलिए हर कंट्री ट्रेड को बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू को कम से कम रखना चाहती है, लेकिन कम रखने से एक नुकसान भी हो जाता है। अब हमें बाहर अगर पैसे देने पड़ेंगे तो वो महंगा हो गया। अब सपोज हमें किसी यूनिवर्सिटी में फीस देनी थी, पहले देनी थी $2000, तो $2000 मतलब 1,60,000 रुपए देने थे, अब हमें 1,80,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो करेंसी मैनिपुलेशन के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। ट्रेड को कॉम्पिटिटिव बनाना है। एक पर्सन था जो चाइना से माल खरीद रहा था, सेम प्रोडक्ट चाइना से ले रहा था, हमने उस प्रोडक्ट को सस्ता दे दिया। सस्ता कैसे देंगे, वो तो डॉलर ही देगा दोनों को, ठीक है। हम कह रहे हैं हम कम डॉलर ले लेंगे। कम डॉलर लेने का मतलब है हमने हमारी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया। तो डिवैल्यू करने से हमें ये तो बेनिफिट हो गया कि सामने वाले ने हमसे चीज खरीद ली, लेकिन उसका एक नुकसान भी हो जाएगा कि हमें बाहर अगर पैसा, हमें कोई चीज बाहर से बाई करनी पड़ी वो महंगी हो जाएगी। लेकिन सिचुएशंस को देखते हुए हर कंट्री चाहती यही है कि उसकी करेंसी का प्राइस डॉलर के कंपैरिजन में कम से कम रहे, मतलब डिवैल्यू करे वो अपनी, उसको डिवैल्यू करने का बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है, ट्रेड बढ़ेगा। कौन सा ट्रेड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो $1 को 100 रुपया कर दे, तो चाइना के कंपैरिजन में हमारा मार्केट सस्ता हो जाएगा। तो बाहर जो फॉरेनर बैठे हैं वो हमारी मार्केट से बाई करेंगे। समझ में आ रहा है तो ही हाँ वरना नहीं तो मत वरना। ये सारा ट्रेड का खेल होता है, ठीक है। अब करेंसी को डिवैल्यू किया कैसे जाए, मैंने बता दिया। इंडियन मार्केट में डॉलर है, आरबीआई उस डॉलर को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस डॉलर को सक कर ले। कैसे सक करेगा, उसके अलग अलग मेथड होते हैं जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आरबीआई कुछ ऑपरेशंस करता है जिसके हिसाब से वो मार्केट से कोई भी करेंसी को सक कर सकता है, क्योंकि आरबीआई का कंट्रोल है सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, और एक्सचेंज कौन करता है, डॉलर रुपए का, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही करते हैं, ठीक है। उनको बोलेगा भाई जितना जितना डॉलर रखा हुआ है सारा दे दो मेरे को। अब कोई उनके पास आएगा एक्सचेंज करवाने तो उनके पास डॉलर होगा ही नहीं, ठीक है। तो जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो रुपए के कंपैरिजन में डॉलर बढ़ेगा, रुपए के कंपैरिजन में डॉलर को बढ़ना इंडियन करेंसी को डीवैल्यू करना बोलेंगे। अब हमने कल पढ़ा था आरबीआई के पास $600 बिलियन का फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अभी तो बल्कि $700 हो गया है। आरबीआई को क्या करना है कि भाई हम लोग तो एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट ज्यादा कर, मतलब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं ज्यादा, बेच रहे हैं कम। तो उस केस में हमें किस चीज में बेनिफिट है, रिवैल्यूएशन करने में कि डिवैल्यूएशन करने में। हम लोग खरीद ज्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं, तो करेंसी को डिवैल्यू करना चाहिए कि रिवैल्यू करना चाहिए, फायदा किसमें है, हाँ, रिवैल्यूएशन में फायदा है कि हमें कम से कम पैसे देने पड़े वहां डॉलर के कंपैरिजन में। तो आरबीआई क्या करेगा, बैंकों को लोग कहेगा कि ये मेरे पास $600 बिलियन का रिजर्व है, इसमें मैक्सिमम डॉलर है, ये लो डॉलर, डॉलर ही डॉलर। अब मार्केट में डॉलर ही डॉलर है, $1 सेल करने वाला कह रहा है मैं 80 में दूंगा, दूसरा कह रहा है भाई मेरे पास भी मैं 70 में दूंगा, आओ। तो सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी, तो डॉलर का प्राइस जो है अब $1 कंपैरिजन जो 80 का मिल रहा था 70 का मिलने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं करेंसी मैनिपुलेशन। मैंने बहुत ब्रॉड बताया है आपको, इतना इजी नहीं होता, ये टेक्निकल होता है, लेकिन मैंने ब्रॉडली समझाने के लिए बताया ये ऐसे होता है, ट्रेड से रिलेटेड चीजें होती हैं। करेंसी मैनिपुलेशन करना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, किसी भी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट करेंसी मैनिपुलेशन कर सकती है। करेंसी मैनिपुलेशन का मतलब है उस करेंसी की कंट्री को इंक्रीज और डिक्रीज करना एज कंपेयर टू द फॉरेन करेंसीज, के फॉरेन करेंसी के साथ उसका क्या एक्सचेंज रेट है, उस एक्सचेंज रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करना क्या होता है, करेंसी मैनिपुलेशन, ठीक है। तो ये लोग करेंसी मैनिपुलेशन बहुत कम करते हैं, रेयरली। तो जो अपनी करेंसी को बहुत कम मैनिपुलेट करेगा तो उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है कि भाई इनको रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती कम ज्यादा करने की, तो ये स्ट्रॉन्ग है।
बहुत ज्यादा चेंज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। दूसरा, यहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन साइज है और अर्निंग बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है यहाँ की, ठीक है। तो इन लोगों को वैसे भी रिक्वायरमेंट, बहुत एक्सट्रीमली रिच कंट्री है कुवैत, ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है। तीसरा, वहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। जिस भी कंट्री में स्टेबिलिटी रहेगी, पाकिस्तान का हाथ देख लो, पाकिस्तान के रुपए की आज क्या हालत हो गई है, क्यों? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ही नहीं है कंट्री में। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेंगे, बिजनेस नहीं चलेंगी तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, ना एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट होगा, रुपए, उस पैसे की कीमत ही नहीं रहेगी, करेंसी की कीमत ही नहीं रहेगी। तो वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 रीजन है जिसकी वजह से कुवैती दिनार ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड में, ठीक है। हालांकि आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने समझा दिया। करेंसी मैनिपुलेशन एक कंसेप्ट होता है जहां पे कोई भी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेंट्रल बैंक को बोल के अपनी करेंसी के प्राइस को दूसरी करेंसी के प्राइस के कंपैरिजन में कम या ज्यादा करवा सकती है, मार्केट में सप्लाई बढ़ा के या घटा के फॉरेन करेंसी की, उसको बोलते हैं करेंसी मैनिपुलेशन। 2 तरह का होता है, रिवैल्यूएशन, मतलब अपनी करेंसी के प्राइस को दूसरी करेंसी के प्राइस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग करना, इज रिवैल्यूएशन। टू मेक लोकल करेंसी स्ट्रॉन्ग, इसके नीचे लिख लो। डिवैल्यूएशन, टू मेक लोकल करेंसी वीक, ठीक है। इंडिया की रैंक इसमें एज सच कोई कभी पूछी नहीं गई है किसी एग्जाम में, तो एज सच याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये याद रखना स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है। टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द प्राइस की जगह पे एक्सचेंज रेट लिख ले हम यहाँ पे। टू इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सचेंज रेट ऑफ लोकल करेंसी विजावे, मतलब इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में क्या रेट है, एक्सचेंज रेट क्या है, ठीक है, उसके इंक्रीज और डिक्रीज करने को बोलते हैं। डन। नेक्स्ट है ओलाज कृत्रिम इज इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न। ओला एक कंपनी है जो ईवी बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है, इंडियन कंपनी है। इसके ओनर हैं या सीईओ हैं भावेश अग्रवाल। तो ओला का एक इनिशिएटिव है कृत्रिम, ये इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करने वाला पहली यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न उस कंपनी को बोलते हैं जिसकी वर्थ $1 बिलियन से ऊपर हो जाए, जिसका मार्केट कैप, ये वर्ड अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मार्केट कैप इज मोर देन और इक्वल टू $1 बिलियन। $1 बिलियन मतलब 100 करोड़ रुपए। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप समझ रहे होगे, मैंने समझाया था डिटेल में, मतलब कंपनी का एक शेयर और उसके शेयर और एक शेयर का प्राइस, टोटल नंबर ऑफ शेयर और एक शेयर का प्राइस इज इक्वल टू 100 करोड़ हो जाए तो उसको बोलते थे कि वो यूनिकॉर्न है। इंडिया में करीबन अभी शायद 110-20 के राउंड यूनिकॉर्न है, ठीक है, क्योंकि हर रोज कोई कंपनी का मार्केट कैप बढ़ जाता है घट जाता है, तो ये चीज घटती बढ़ती रहती है। लेकिन मोर देन 100 है, इतना याद रखना, इंडिया में मोर देन 100 यूनिकॉर्न है, ठीक है। यूनिकॉर्न होना किसी मार्केट की स्ट्रेंथ को दिखाता है कि जितने ज्यादा यूनिकॉर्न होंगे किसी मार्केट में उतना ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी उस कंट्री की, ठीक है। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न ऑब्वियस है यूएसए के अंदर। तो $1 बिलियन की वर्थ हो गई है उनके एआई वेंचर की। ये इनका एआई वेंचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाला एक वेंचर है। वेंचर मतलब स्टार्टअप एक तरह से, जिसका नाम है कृत्रिम। तो कृत्रिम ओला कंपनी का है और एआई स्टार्टअप है ये इनका, जो
एआई के फील्ड में पहला यूनिकॉर्न बन गया है। ठीक है, IMF predict global growth at 3.1% in 2024। अब ये IMF क्या है, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर कहां पे है? वाशिंगटन DC। 1945 में बना था। ठीक है, और IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इन दो को मिलके बोला जाता है ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स, क्योंकि ये दोनों ब्रेटन वुड नाम की एक कॉन्फ्रेंस से बनी थी, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड एक प्लेस है अमेरिका में। ठीक है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। तो उससे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से दो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वर्ल्ड में। ब्रेटन वुड में एक मीटिंग हुई वर्ल्ड के अलग अलग लीडर्स की आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि वर्ल्ड की इकोनॉमिक हालत कैसी है, उसको इंप्रूव किया जाए, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए IMF बनाया और वर्ल्ड बैंक बनाया। ठीक है, दोनों 1945 में बने, दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। तो IMF एक रिपोर्ट देता है हर साल, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। देख के बता रहे हो, याद करके बताओ। हाँ, जेंडर इक्वेलिटी नहीं, जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पढ़ा था। मैंने बताया था कि उसके अकॉर्डिंग 134 साल लगेंगे वर्ल्ड में जेंडर पैरिटी या इक्वेलिटी आने में, और इंडिया की रैंक थी 129 आउट ऑफ 146 कंट्री। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ये काफी फेमस रिपोर्ट है। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है, विच ऑर्गेनाइज पब्लिश वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसमें रैंकिंग नहीं देते, ये बताते हैं कि क्या फोरकास्ट है कि ग्लोब की इकोनॉमी कितनी बढ़ेगी, अलग अलग कंट्रीज की कितनी बढ़ेगी, तो उसके बारे में बताते हैं। वो डाटा हमें याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितना कितना बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रेडिक्ट करती है। इंडिया में ही RBI अलग से बताता है कि इंडियन GDP कितना बढ़ेगी, SBI अलग से बताता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग से बताती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अलग से बताती है, MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अलग बताती है कि इंडिया GDP की ग्रोथ क्या रहेगी। तो बहुत सारे फिगर आएंगे, तो हमें बस ये याद रखना है, IMF की रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, और अगर याद रख पाओ तो रख लेना कि 3.1% उसने बोला है वर्ल्ड GDP बढ़ेगी इतने से, मतलब वर्ल्ड की टोटल वेल्थ 3.1% से बढ़ जाएगी अगले साल। ठीक है, IMF एज सच तो बहुत सारी रिपोर्ट देता है, अलग अलग फील्ड में देता है। अब मैं बताऊंगा ना, वो मैं बताऊंगा कि मैंने बताया ना, जैसे अभी हम लोगों ने दो कर ली, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कर ली, ठीक है, और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कर ली। ठीक है, ऐसे ही इससे रिलेटेड एक और है, दैट इज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये तो इकोनॉमी के बारे में बता रही है, तो ऑब्वियस है कि ये किसके बारे में बताती होगी कि एनर्जी की क्या सिचुएशन है वर्ल्ड में। एनर्जी मतलब पावर, कि हम किस तरह की पावर यूज कर रहे हैं, EVs में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो अलग अलग पावर, जैसे सोलर पावर है, हाइड्रो पावर है, विंड पावर है, थर्मल पावर है, तो वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है एनर्जी की, वर्ल्ड किस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट देता है इंटरनेशनल
एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये देती है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है पेरिस में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इससे ही रिलेटेड एक और भी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों में कंफ्यूज मत करना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल में। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, स्पेशल एजेंसी है ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या यूएन भी बोल देते हैं जिसको सिंपल वे में। तो जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ये स्पेशल एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रिया में। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, मैंने वैसे ये भी करवाई हुई है आप लोगों को, ठीक है। ये काम करती है ओईसीडी के फ्रेमवर्क के अंडर। जैसे यूएन के अंडर में ये है, तो ये ओईसीडी के अंडर में है। ओईसीडी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी मैंने करवाया था आप लोगों को। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, लिखो फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। Organization for Economic Cooperation and Development is the OECD. OECD का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की, ठीक है। OECD का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है और OECD के अंडर में काम करती है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। OECD में टोटल 38 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ OECD। इंडिया OECD का पार्ट नहीं है, ये याद रखना। इसका पार्ट है इंडिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर है इंडिया, इस किनका मेंबर नहीं है, क्योंकि ये तो इसके अंडर में ही काम करती है, तो इसका मेंबर नहीं है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, याद रह जाएगा इसलिए बता रहा हूं। एक जगह जब एक हेडक्वार्टर कर रहे हैं, तो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लिखो जिसको नहीं पता फुल फॉर्म। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, कोमा साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, OECD का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। OECD वर्ल्ड की डेवलप्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है, इट्स अ ग्रुप ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड।
तो इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड नहीं है, तो इसलिए इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड की डेवलप्ड इकोनॉमीज का एक ग्रुप है OECD। और एक हेडक्वार्टर और करेंगे पेरिस में, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। चलो पहले इसी को करते हैं, फिर मैं इस पे आऊंगा, क्योंकि ये नहीं बताना ये है क्या। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका काम है टू कर्ब टेरर फंडिंग इन द वर्ल्ड। जो टेररिस्ट को फंडिंग होती है उसको कम करना इसका काम है, कि वो फंडिंग ना मिले उनको। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यूनेस्को, तो नाम से पता लग रहा है वैसे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो एजुकेशन में, साइंस में, कल्चर में, इन चीजों को प्रमोट करने का काम है इसका, टू प्रमोट द एजुकेशन, साइंटिफिक एफर्ट, और जो कल्चरल हेरिटेज है या कल्चरल जो ट्रेडिशंस है उनको प्रमोट करता है। और ये भी यूएनओ की स्पेशल एजेंसी है, स्पेशल एजेंसी ऑफ यूएनओ। इंडिया इसका मेंबर भी है और इंडिया इसका मेंबर भी है, इन दोनों का मेंबर है इंडिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये चीजें पूछी गई हैं एग्जाम में कि इंडिया किसका मेंबर है या नहीं है। तो इंडिया, हम FATF का मेंबर भी हैं और हम यूनेस्को का मेंबर है। यूनाइटेड नेशन की तो जितनी ऑर्गेनाइजेशन हम सबके मेंबर हैं। ठीक है, तो उसमें तो आगे से मतलब ये ध्यान रखना, UN और उसकी जितनी भी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है हम सबके मेंबर हैं, एक्सेप्ट UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं है हम, बाकी सभी UN ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है प्रोफेसर BR कंबोज वाज ऑनर्ड विद MS स्वामीनाथन अवार्ड। तो एक तो नाम इंपॉर्टेंट है इस पर्सन का, UNSC का कोई ऐसा हेडक्वार्टर नहीं है, ये सब UN की जो प्राइमरी ऑर्गन है UNSC। UNO के 6 प्राइमरी ऑर्गन है, तो उन सभी प्राइमरी ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, जो UN का हेडक्वार्टर है। प्रोफेसर BR कंबोज को मिला है स्वामीनाथन अवार्ड। ठीक है, ये स्वामीनाथन अवार्ड जो है एग्रीकल्चरल फील्ड में अचीवमेंट्स पे दिया जाता है। स्वामीनाथन अवार्ड जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, एग्रीकल्चरल के फील्ड में कोई स्पेशल काम किया हो तो वहां पे दिया जाता है। ठीक है, MS स्वामीनाथन कौन थे? इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, MS स्वामीनाथन अवार्ड्स को ये लिख लेना आप, इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी दिया जाता है। एग्रोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी के फील्ड में दिया जाता है। इंडियन अवार्ड है ये एक, MS स्वामीनाथन, जैसे नाम से भी पता लग रहा है, एग्रोनॉमी के फील्ड में दिया जाता है। इस साल मिला है डॉक्टर BR कंबोज को। ये वाइस चांसलर है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के, ये याद रखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वैसे हिसार में है, अच्छा नहीं दिया, ठीक है, हिसार में है हरियाणा में, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन हमें बस आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो इसलिए पता हो, अदरवाइज ये नहीं पूछेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मिला है, सिर्फ नाम पूछेगा कि किसको
MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। ठीक है, अब स्वामीनाथन अवार्ड एग्रोनॉमी के फील्ड में दिया जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है MS स्वामीनाथन को, और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड बोला जाता है नॉर्मन बोरलो को। MAN है ये, नॉर्मन बोरलो, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन। डन। था क्या ये ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इसका एम था टू इंक्रीज एग्री प्रोडक्टिविटी इन द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ये इसका मेन एम था। ठीक है, इसके लिए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज किए गए, पेस्टिसाइड्स यूज किए गए, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया गया, और एक्सेसिव इरिगेशन फैसिलिटी। तो जहां पे भी वर्ल्ड में ये चीजें हुई चार, वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई एग्रीकल्चर की। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ानी थी एग्रीकल्चर की? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको खाने के लिए चाहिए। ठीक है, और फूड एक जगह पे आके रुका हुआ था उसका प्रोडक्शन, तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, हाई यील्डिंग वैरायटीज के सीड बनाए गए। ऐसे सीड जो हाई यील्डिंग वैरायटी दें, जैसे सपोज इंडिया में जैसे राइस को इंट्रोड्यूस किया गया, तो राइस की हाइट पहले ज्यादा होती थी, तो लो हाइट का पेड़ बनाया गया ताकि वो जल्दी से फोल्ड ना हो। ठीक है, बारिश की वजह से या फिर आंधी की वजह से या किसी भी रीजन से फोल्ड नहीं होगा, गिरेगा नहीं, तो फसल अच्छी रहेगी। ठीक है, पेस्टिसाइड यूज किए गए, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए गए, और इन दोनों के लिए इसकी रिक्वायरमेंट थी। वाटर के बिना ये दोनों काम नहीं करेंगे। तो जिस एरिया में ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई, वहां पे वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, वहां पे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इंडिया में ये सिर्फ हो पाया नॉर्दर्न इंडिया में, या पर्टिकुलरली बोलो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। मेनली पंजाब, हरियाणा, कुछ पार्ट MP के, सम पार्ट ऑफ UP, बिहार, इन स्टेट्स में मेनली ये प्रोडक्शन बढ़ पाया। ठीक है, बाकी जगह क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है इंडिया में, बाकी चीजें तो पहुंच सकती हैं, ये नहीं पहुंच सकता। ठीक है, इन स्टेट्स में खास बात क्या है, पेरिनियल रिवर्स हैं जो हिमालय से निकलती हैं, वो बहती हैं, इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे मेनली ये चीज हो पाई। नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वहां पे टेरेन डिफिकल्ट है, हिली एरिया है मोस्टली, तो वहां पे कर पाना मुश्किल था। इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लेट 1970s बोलते हैं, लगभग 1967 के अराउंड। ठीक है, प्रिसाइज ईयर नहीं है कि इस टाइम पे आ गया हो, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए थे 1960 से, और लेट 1960s में ये मान लिया गया था कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आ गया है। ठीक है, तो ये पढ़ रहे तो एक चीज और पढ़ लेते हैं, माल्थूजियन प्रिंसिपल।
ये इसी से रिलेटेड है। एक मिनट, थॉमस माल्थस नाम का एक पर्सन था, उसने एक प्रिडिक्शन किया था कि जो एग्री प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है अर्थमेटिक मीन से, और जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो इंक्रीज हो रही है ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, ही सेड एग्री प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम अर्थमेटिक मीन एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम ज्योमेट्रिकल मीन। So a day will come in the world when there would be very less agri productivity as compared to the population, and the people will die due to starvation. ठीक है, तो ये उसका प्रिंसिपल है जिसको बोला जाता है माल्थुसियन प्रिंसिपल। उसका ये बोलना था कि ये तो बढ़ रहा है हम लोगों का प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर, और ये बढ़ रही है पॉपुलेशन। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां तक तो एग्री प्रोडक्टिविटी सफिशिएंट है, उसके बाद पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम लोगों का पास खाने के लिए उतना सफिशिएंट नहीं होगा। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है जैसे 0 के बाद 2 पढ़ा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 12, ये है अर्थमेटिक मीन, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल लो, एपी बोल देते हैं इसको, या जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और पॉपुलेशन बढ़ेगी ऐसे 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पॉपुलेशन ऐसे बढ़ेगी, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक मीन में प्रोडक्टिविटी ऐसे बढ़ेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां तक मीट हो पाएगी रिक्वायरमेंट, उसके बाद मीट नहीं हो पाएगी, तो एक्स्ट्रा पर्सन जो होंगे वो स्टारवेशन से मर जाएंगे। इसका इलाज ढूंढा था ग्रीन रिवॉल्यूशन में कि प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा दिया। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। डन। अभी 2024 में MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है, तो ये भी न्यूज है करंट अफेयर में। ही गोट भारत रत्न अवार्ड इन 2024। इनके साथ साथ ये अवार्ड कुछ और लोगों को भी मिला है, तो मैं टोटल लिस्ट लिख रहा हूं जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला है 2024 में। चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, और 4 हो गए, LK आडवाणी। जनरली 3 को ही मिलता था, अब से पहले ये पहली बार है कि 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। अब तक लिमिट जो थी वो 3 ही थी। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड मिला है इन 5 लोगों को, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, LK आडवाणी और MS स्वामीनाथन। ये एक ही है जो लिविंग है, बाकी सब की डेथ हो चुकी है।
ठीक है। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। नाइनटीन 1954 में स्टार्ट हुआ था। सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये वो हैं जिनको पहली बार भारत रत्न दिया गया था। 1954 में जब स्टार्ट हुआ, तो हमें पहले वाले याद रखने हैं और अब वाले याद रखने हैं कि सबसे पहली बार दिया गया था सीवी रमन को, सी राजगोपालाचारी और आर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन आई। इन 3 लोगों को सबसे पहली बार दिया गया था 1954 में। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट की हर साल देगी ही देगी, दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मैक्सिमम 3 को ही मिलता था अभी तक तो, लेकिन ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि 3 को ही मिलेगा, तो अब की बार गवर्नमेंट ने 5 को दे दिया है। नॉर्मली ये अवार्ड जो होते हैं ये पॉलिटिकल मोटिव से दिए जाते हैं। जैसे अभी उनको लग रहा था कि बिहार में इलेक्शन होना है तो कर्पूरी ठाकुर को दे दिया, ठीक है, उस टाइम पे। ठीक है, जैसे पीवी नरसिम्हा राव। अच्छा, इन पर्सन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पर्सन है। सीवी रमन, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सीवी रमन। नेशनल साइंस डे 28 फेब। सीवी रमन नेशनल साइंस डे मनाया जाता है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 28 ऑफ फेब को। ही डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट। नेक्स्ट लिखेंगे, ही डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट। हाँ, 28 फेब he discovered Raman effect. He got Nobel Prize in 1930. 1930 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। Only scientist from of India who lives in India got the Nobel Prize. इसके बाद जितनों को भी नोबेल प्राइज मिला इंडियंस को, वो सब इंडियन ओरिजिन के थे, इंडिया में कोई नहीं रहता था। ठीक है, इज द ओनली इंडियन ओरिजिन हु वाज लिविंग इन इंडिया, साइंटिस्ट था जिसको आज तक नोबेल प्राइज मिला है। फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था इंडिया में 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर को। कहीं बराबर साइड में लिख लो क्योंकि उससे रिलेटेड है, याद रह जाएगा, नहीं तो फिर मैं कहीं फिर बताऊंगा उसको। 1911 में उनको मिला था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि कलेक्शंस ऑफ पोएम है उनका। ठीक है, 11 में उसने गीतांजलि लिखा था, 13 में मिला था प्राइज उनको, 1913 में। ईयर वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है, ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू गोट नोबेल प्राइज। वो पहला इंडियन नहीं था, पहला एशियन था जिसको नोबेल प्राइज मिला था। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में, फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम नोन एज गीतांजलि। ठीक है, तो सी राजगोपालाचार्य, ये कौन थे? सी राजगोपालाचार्य फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, who was
इंडियन। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के बराबर की पोस्ट होती है, जिनको नहीं पता है मॉडर्न हिस्ट्री का उनके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। प्रेसिडेंट के बराबर की पोस्ट होती है, तो ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु वाज द इंडियन। पहला नहीं था ये, पूरा लिखना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु वाज इंडियन, और ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट को अबोलिश करके हम लोगों ने क्या बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। 26 जनवरी 1950 को इंडिया रिपब्लिक हो गया था। ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ज्यादा हो गया, लिखो, लिखना ही तो है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ही इज नोन एज, या पॉपुलरली नोन एज, फिलोसफर प्रेसिडेंट। ही इज पॉपुलरली नोन एज फिलोसफर प्रेसिडेंट। चिल्ड्रन डे तो जवाहरलाल नेहरू के से होता है। हाँ, टीचर्स डे, हाँ वही लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट, हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑन 5th of September, his birth anniversary on 5th of September every year is celebrated as Teachers Day। ठीक है, उसी के बराबर में ब्रैकेट में लिख लेना, वर्ल्ड टीचर डे होता है 8 अक्टूबर को, क्योंकि वो पूछा गया कई बार। इंडिया में नेशनल टीचर्स डे है 5th of September, ब्रैकेट में लिख लेना वहीं पे वर्ल्ड टीचर डे है 8th of October। चौधरी चरण सिंह बर्थ एनिवर्सरी 23rd दिसंबर। कौन सा डे? नहीं, नेशनल फार्मर्स डे 23rd दिसंबर, नेशनल फार्मर्स डे। एक ट्राइविया लिखो इनके बारे में, एक फैक्ट। ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर टिल डेट, ये प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के चौधरी चरण सिंह। He is the only prime minister till date who never faces parliament, during his tenure, TENURE, during his tenure as PM of India। अपने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए ये कभी पार्लियामेंट नहीं गए। ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव, ये सब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इसीलिए भारत रत्न मिला है, ऑब्वियस सी बात है इनको। पीवी नरसिम्हा राव लिखो, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। He headed HEADED the first 5-year coalition। कहां लिख दिया मैंने? यहाँ पे, यहाँ लिख दिया, कोलिएशन होते मिली जुली। He headed the first 5-year coalition government of India, मतलब पहली मिली जुली सरकार, मतलब अलग अलग पार्टी की, जिसने पूरे 5 साल पूरे किए, उसको इन्होंने हेड किया था। ही वॉज ए पोलीग्लोट।
पोलीग्लोट होता है पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, लगभग 14 लैंग्वेज की नॉलेज थी इनको, ये यहां पे लिख दिया मैंने पोलीग्लोट। एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे इनके बारे में, बताओ क्या? वो तो बत लिखवा दिया। अच्छा, फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो वहीं पे लिख भी लेना ब्रैकेट में एलपीजी रिफॉर्म, उन्हीं को एलपीजी रिफॉर्म बोला जाता है, एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी, फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के बराबर में एलपीजी लिख लेना। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अभी आप लोग तो पढ़ रहे हो, अभी सर ने पढ़ाया है, बताओ क्या इंपॉर्टेंट चीज थी इनके बारे में? हाँ, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था इनके टाइम पे। ड्यूरिंग हिज टेन्योर 73rd and 74th Constitutional Amendment Act 1992 got passed to give constitutional status to local bodies। लोकल बॉडीज मतलब रूरल बॉडीज में पंचायत और अर्बन में म्युनिसिपैलिटी, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था इनके टाइम पे। ठीक है, उनके बाद में किसका नाम लिखा था मैंने, तो नाम ही इरेज कर दिया। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ खास नहीं है, ही वाज ए गांधीयन, उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बिहार में इलेक्शन हो रहे थे तो इसलिए उनको दे दिया गया। उसके बाद एल के अडवाणी, हाँ हाँ, वो लेकिन वो ऐसा पूछते नहीं हाँ, से भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो तो लिखवा चुका हूँ 1992 में, तो 1992 तो समझ जाओगे। नेक्स्ट एल के अडवाणी, इनके बारे में खास बात यह है कि अभी तक जितने भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, ये लास्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। टिल डेट ही इज द लास्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, टोटल 7 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया में। टिल डेट देयर आर टोटल 7 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। नाम भी लिख ले, नाम लिख ले, लिखो तो। पहला, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकंड, मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह। जगजीवन राम, जे से स्टार्ट होगा, जगजीवन राम। वाई वी चौहान, वाई कैपिटल वी कैपिटल चौहान, CHAWAN, वाई वी चौहान। कितने हो गए? चौधरी देवीलाल, इसके सामने लिखना ब्रैकेट में, ही बिकम्स डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस, ओनली पर्सन हु बिकम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्वाइस, चौधरी देवीलाल। और 7th हो गए एल के अडवाणी। ठीक है, इनमें से
एल के आडवाणी। इनमें से चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, ये दोनों एक ही टाइम पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, और बस लास्ट इंफॉर्मेशन लिख लेना, जगजीवन राम की बेटी का नाम है मीरा कुमार। जगजीवन राम की डॉटर है मीरा कुमार, MEIRA, मीरा कुमार। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया।